सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी अपने यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं RWA मतलब रोजगार विद अंकित प्लेटफॉर्म का मॉक नंबर 2 का मैथ वाला सेक्शन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस मॉक में पूछे गए थे, तो हम देखने वाले हैं कि उन क्वेश्चंस का क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम टाइम में क्या अप्रोच रखनी है उन क्वेश्चंस को एग्जाम में करने के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि टिकट के मूल्य में 8:11 के अनुपात में वृद्धि होती है तथा बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 के अनुपात में घटती है तो 36,800 के प्रारंभिक राजस्व पर हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे रेट, पहले था 8, अब कितना हो गया 11। ठीक, नंबर ऑफ टिकट कितना हो गया, पहले था 23, अभी कितना हो गया 21। अगर आप देखेंगे ओवरऑल पहले उसको कितने रुपए मिलते थे भाई, 8 रुपये का टिकट था, वो टोटल 23 टिकट बिकते थे। तो 23 अट्ठे 184, 184 पहले। और अब कितना होता है 21 एकम 21 के कहाँ से लगे दो, 21 और 2 23। ठीक है, अब 231 रुपये का उसको मिलते हैं, 231 रुपये। ठीक है, उसने क्या पूछा है, प्रारंभिक राजस्व पर हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब आप देखो यहाँ से वृद्धि कितनी हुई, 11 में से 7 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 11 में से 4 गए 7। ठीक है, ओवरऑल उसकी 47 की वृद्धि हुई। आप देखेंगे कितने पे हुई, 184 पे। हमें 184 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 36800.184 इंटू 47। ठीक है, 23 से कट रहा है क्या, ये 23 से कट रहा है, 23 से कम 23, एक बचा 13, 23 से 138, हाँ 23 से कट रहा है। ये कितनी बार गया, 23 अट्ठे 8 से कितनी बार गया, 2 बार। तो 200 इंटू 47 बराबर 47,094, 9400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली व दूसरी का अनुपात 2:3 है। ए रेशियो भी क्या आ गया, मान लिया हमने ए रेशियो भी है 2:3। ठीक, दूसरी व तीसरी का अनुपात 7:3 है, तो बी रेशियो सी क्या आ गया 7:3। ठीक, अगर हमें अब इसका बनाना है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे बनेगा, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14। अब बी की बी से कर दो, ऐसे करके बी की बी से, इधर बी से बी किया ना, इधर कर दो, 7 या 21। अब ऐसे सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9। ऐसे करके हम डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, बिना इक्वल टू किए किसी चीज़ को। क्या बोला है, पहली व तीसरी का गुणनफल 8048 है। पहला क्या है 14, तीसरी क्या है 9, 14 इंटू 9। अब आप देखेंगे ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये क्या है, एक रेशियो है। एक रेशियो है मतलब ये कंप्लीट नंबर कब होगा, जब इसके आगे इसका कोफैक्टर होगा, इसके आगे इसका कोई कोफैक्टर होगा। ठीक है, अब हो गई ये कंप्लीट नंबर। हमने मान लिया ए है वो कंप्लीट नंबर, ए का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, अब हो गया कंप्लीट नंबर। इसका गुणनफल कितना दिया है 8064। ठीक है, अब इसको काट के देख लें यहाँ से, 9 अट्ठे 72, कितना बचा 8, 86 हो गया, 9 9 81, 54, 9 छंग 54। क्या ये 14 से कटेगा, 14 छंग 84, हाँ कितनी बार गया 14 छंग 84, 14 चौका 56। इधर क्या बचा ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 64। तो ए कितना हो गया 8। क्या पूछा है हमसे, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का योग क्या है, 8 से 14 की गुणा करो, 8 से 21 की गुणा करो, 8 से 9 की गुणा करो और तीनों को जोड़ दो, या फिर पहले इन तीनों को जोड़ दो, 21 और 9 30, 30 और 14 44। अब इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई हमारी। 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35, 352। ये आ गया आपका आंसर 352। आगे चलेंगे,
हाँ, अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष का 20% किराए पर, शेष का 45% बच्चों की शिक्षा आदि पर खर्च करता है। यदि वह 5544 बचाता है तो किराए पर खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम आपको पीछे से शुरू करना है। आप देखो 45% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, मतलब 55% उसने बचाए। इसका मतलब 5544 55% की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? अब वो जो 100% की वैल्यू होगी, आप समझ रहे हो, वो जो 100% की वैल्यू होगी वो इस वाले शेष का 80% होगी। क्यों? क्योंकि इस वाले शेष का 20% गया है किराए पे, तो इस वाले शेष का 80% ही तो आगे बढ़ा था जिसको इसने फर्दर डिवाइड करा 45 और 55 में। तो ये जो 100% की वैल्यू है ये हो गई इसके 80% की वैल्यू। ठीक है, अब ये 80% की वैल्यू होगी तो इसका 100% निकालना है हमें। अब इसका 100% निकालना है, उस 100% का 20% ही तो किराया है, उस 100% का 20% ही तो किराया है। तो क्या इसका 20% निकाल दें हम? इसका 20% निकाल दिया। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, ये 20 से 80 कट गया 4 बार, ये 11 से कट गया, 11 पंजे 55, ये कट गया 11 पंजे 55, 0 11 चौक 54, 44 सॉरी, 5 चौक 20, 20 पंजे 100। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, एक लाइन में हमारा आंसर आ गया 2520। ठीक, आगे चलेंगे। एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8, 15 और 17 है। देखो आप ये देखो, ये क्या है, 8, 15, 17। क्या इसको देख के कुछ याद आया? आपको याद आया कि एक ट्रिपलेट होती है 8, 15, 17। इसका मतलब 8, 15, 17 से ट्रिपलेट है, इसका मतलब है इस साइड से जो भी ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक, 17 उसका हाइपोटेनस होगा। ठीक, इसने क्या बोला है, प्रिज्म का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 है। पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस का पेरीमीटर कितना है? 17 और 15, 15 15 30 होता 32 और 8 40, 40 इंटू हाइट कितना आ गया हमारा 480, 480। तो यहाँ से हमारी हाइट कितनी आगे निकल गई 12, यह आ गई 12। अब इसने क्या पूछा हमसे, प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन मतलब वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का? प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस का एरिया कितना है? बेस में तो ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू 15 इंटू 8 से निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 8 गया 4 बार, तो कितना आ गया 15 चौका 60, 60 इंटू हाइट कितनी है 12। ठीक है, तो कितना आ गया 12 छः 72, 720। इसका वॉल्यूम आ गया प्रिज्म का 720। यही हमसे पूछा था, ये आ गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 9 गुना हो जाएगी? 4 ईयर में 1 से 3 हो गई, अगले 4 ईयर में भी 1 से 3 हो गई, तो आप देखेंगे ओवरऑल 1 से 9 हो गई कितने ईयर में? 8 ईयर में। आंसर आ गया आपका 8 ईयर। लेकिन इसको ऐसे नहीं करते, इसको इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे देखा ना 3 गुना है, यहाँ पे हो रही है 3 गुना, यहाँ पे देखा आपने कितनी हो गई 3 स्क्वायर हो गई। तो देखते हैं कि कितना बढ़ा है यहाँ पे, यहाँ 3 से 3 स्क्वायर हो गया, 2 बढ़ गया, इस 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं, 4 दूनी 8। अगर वो यहाँ पे बोलता ना 81 गुना हो जाती है, 3 गुना से 81 गुना, तो हम देखते हैं यहाँ 3 है, यहाँ करते 3 की पावर 4, वही होता है 81, 81। फिर यहाँ पाया 4, इस 4 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, तब आंसर आता 16। ठीक, इस तरह से इस तरह के सवाल को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है
एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 24 समकोण भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180। ये होता है आंतरिक सारे कोणों का योग का फॉर्मूला। अगर एक पर्टिकुलर कोण दिया हो कि कितना है तो इसको n से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से हम एक पर्टिकुलर एंगल की माप निकाल सकते हैं कितना होगा अगर हमें साइडें दी हों। n का मतलब है साइड। क्या दिया है इन्होंने हमें? आंतरिक कोणों का योग 24 समकोण है, तो आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 24 समकोण मतलब 24 इंटू समकोण मतलब राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। ठीक, 90 से 180 दो बार, 2 से 24 12 बार। n के आगे माइनस में 2 है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 12 और 2 14। 2 लाइन का क्वेश्चन था, 14 आ गया आंसर। नेक्स्ट, एकदम आसान है। गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 में खरीदी, 500 मरम्मत पर खर्च की, तो 2000 प्लस 500 बराबर 2500। उसको 4000 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताओ। 2500 से 4000 में बेच दिया, रेशो बना लो। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। कितने का प्रॉफिट हो गया? 3 का 5 पर कितने परसेंट? 60%। सीधा पता है। नेक्स्ट, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। 23 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 49 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 54 है। यदि 12वीं संख्या हटा दी जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, मैक्सिमम बच्चे ऐसे करेंगे कि 23 इंटू 51 किया, फिर 12 की 49 से मल्टीप्लाई की, फिर 12 की 84 से मल्टीप्लाई की, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दिया और जो एक्स्ट्रा बचा वही उसी को मान लेंगे 12वां नंबर। लेकिन आप एक चीज़ देखो, टोटल संख्या कितनी? 23। एक संख्या बीच में होगी, 11 संख्या इधर होगी, 11 संख्या होगी इधर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? अब आप देखो, ये इधर वाली जो 12 संख्याएं हैं इनका एवरेज कितना है? 49। ओवरऑल एवरेज कितना है? 51। इनका एवरेज 2 कम है। ठीक है, 12 संख्याओं का एवरेज 2 कम है, इसका मतलब ओवरऑल एवरेज इनका कितना कम हो गया? इनका एवरेज कम है 24, इनका योग 24 कम है एवरेज से। मतलब ये एवरेज को 24 का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर वाली संख्याओं को देखें, अगर एवरेज से कितनी ज़्यादा है? 3, तो 12 दिया 36, ये एवरेज को 36 का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक, लेकिन इसने बोला है पहली 12 संख्याएं, पहली 12 संख्याएं, इसका मतलब ये वाली 11 संख्या उठाएं और एक ये वाला नंबर हम उठा लें 12 वाला, तो ये एवरेज को 24 का नुकसान पहुंचा देंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, अगर हम इस 12वें वाले नंबर को इधर दे दे तो इस 12वें वाले नंबर को इधर दे दे तो ये क्या करेंगे? ये एवरेज को 36 का फ़ायदा पहुंचाएंगे। 36 का फ़ायदा पहुंचाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो 24 का नुकसान हुआ था ये उसको भी भरपाई कर देंगे और प्लस 12 उसका एक्स्ट्रा भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 24 का नुकसान कर रहे थे ये, यहाँ पे 36 का फ़ायदा कर रहे हैं, मतलब प्लस 12 इसको एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं। तो ये प्लस 12 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? ये प्लस 12 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? ये प्लस 12 एक्स्ट्रा आया यहाँ से, ये जो बीच वाला नंबर था। क्यों? क्योंकि एवरेज कितना था? 51। 51 एवरेज था 23 नंबर का, इसका मतलब है कि हर एक संख्या 51 51 51 के वेटेज पे होगी। लेकिन ये इधर जाके 12 ज़्यादा हो गई, इसका मतलब ये जो 12वीं संख्या थी ये 51 प्लस 12 मतलब 63 थी। ठीक, इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो इधर आई संख्या, उसने 24 का नुकसान कर दिया, वो उधर गई संख्या, इधर वाले 11 के साथ जाके मिली, इधर 12 संख्या हो गई, इधर उसने 36 का फ़ायदा कर दिया। मतलब ये वाला 24 का भरपाई यहाँ पे हो जानी चाहिए थी पूरी। अगर ये वाले 24 की भरपाई इधर प्लस 24 आ जाता, पूरी भरपाई हो जाती, इसका मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो जो 12 नंबर था वो जीरो होता, वो कोई संख्या नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 12 बच गया जब हमने इसको इधर जोड़ा, इसका मतलब वो जो संख्या है वो कहीं ना कहीं 12 नंबर ज़्यादा ले रही है। कितने में से? सबका एवरेज तो 51 है, तो
51 + 12 कितना हो गया 63। इसका मतलब वो संख्या हो गई हमारी 63। अब उसने क्या बोला है, यदि 12वीं संख्या हटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखो आप, अगर 12वीं संख्या 63 है, हमारा एवरेज कितना था 51। अगर हम 51 में से मान लो 12वीं संख्या 51 ही होती है, अगर हम घटा देते तो क्या हमारे एवरेज पे कुछ फ़र्क पड़ता, नहीं पड़ता हमारे एवरेज पे फ़र्क। लेकिन ये एवरेज से ज़्यादा नंबर लेगी, कितने ज़्यादा नंबर लेगी 12। तो अब हमारे एवरेज पे फ़र्क पड़ेगा, हाँ हमारे एवरेज पे कितना फ़र्क पड़ेगा भाई, ये एवरेज से 12 नंबर ज़्यादा ले गई। टोटल संख्या कितनी थी 23, एक नंबर हम कम कर रहे हैं तो बची संख्या कितनी 22। तो ये जो 12 नंबर कम होगा इसका इफेक्ट कितने नंबर पे पड़ेगा 22 पे से, मतलब हर एक के हिस्से में से इतना निकलेगा, इतना हिस्सा 12 का निकलेगा हर एक नंबर के हिस्से में से। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 6 दूनी 12, 11 दूनी 22। अगर मैं 11 से 6 को डिवाइड करूँ तो 0.5454 इतने की कमी होगी एवरेज में। चलता रहेगा ऐसे, इसको 0.55 लिख लेते हैं। एवरेज में इतने की क्या हो जाएगी कमी, हर एक नंबर के, हर एक नंबर में से इतना कम होगा। तो हमारा एवरेज कितना था 51, 51 माइनस 0.55 कितना आया 50.45। ठीक, ये आया 50.45। एक चीज़ बता दूँ, ये जो मैंने इतना यहाँ पे सब कुछ किया ये आपको नहीं करना है, ये खाली मैंने समझाने के लिए लिखा था। एग्ज़ाम में इतना नहीं करना है, एग्ज़ाम में देखना है इधर 12 लिखा, इधर 12 लिख लिया, एवरेज देख लिया पहले कितने दिया था 51, इस वाले 12 का एवरेज 49 था, इस वाले 12 का एवरेज 54 था। ठीक है, यहाँ पे देखा कितना कम हुआ -2, तो यहाँ पे कितनी कमी हो गई 24। यहाँ पर देखा कितना बढ़ा +3, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा हो गया +36। यहाँ पे 24 की कमी थी, यहाँ पे 36 एक्स्ट्रा था, कितना ज़्यादा था यहाँ पे 12 ज़्यादा था। तो इस 12 को अगर निकाल देंगे तो इसको फिर 22 संख्याओं के बीच में डिवाइड कर दो, सीधा यहाँ पे ये आ जाता। सिर्फ इतना आपको एग्जाम में करना था, अगर बाकी वाली कैलकुलेशन से बचना है, बेसिक से जाने से बचना है तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीलिंग शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ हों। अभी इसके सारे स्वर एक साथ लिख लें हम, H L N G E A I। ठीक है, इन्होंने बोला है सारे स्वर एक साथ होने चाहिए, तो इन सारे ये जो जितने भी वोवेल्स हैं इसको हम एक ही वर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। तो कितने वर्ड हो गए 1 2 3 4 5। तो 5 वर्ड्स को अरेंज करने का कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो 3 वर्ड्स हैं एक साथ ही रहने चाहिए, ये 3 के 3 वोवेल्स, लेकिन ये आपस में स्थान तो इंटरचेंज कर सकते हैं। ये ए ई आई तो हो सकते हैं, अभी भी एक साथ ही होंगे, आई ई ए भी तो हो सकते हैं, होंगे तो अभी भी एक साथ ही। तो इन दोनों तीनों के आपस में इंटरचेंज करने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी 3 फैक्टोरियल। बस इतना था, 5 × 4 × 3 × 2 × 3 ठीक, 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 × 3 दूनी 6, 12 छंग 72, 720। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट, एक वृत्त का व्यास 25 सेंटीमीटर है, जीवा की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये वृत्त है, परफेक्ट नहीं है बस खाली मान लेना। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका व्यास ए बी, कितना हो गया ये 25। जीवा की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा क्या होती है, जीवा एक लाइन होती है जो हम कहीं भी खींच सकते हैं वृत्त में, यहाँ पे खींच लो, यहाँ पे खींच लो, यहाँ पे खींच लो, यहाँ पे खींच लो। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे लंबी जीवा कहाँ खींच सकती है भाई, हम जितना नीचे से ऊपर आ रहे हैं जीवा उतनी लंबी होती जा रही है। ठीक, तो आप देखेंगे कि सबसे लंबी जीवा वही हो सकती है जो सेंटर से होके जाए, ये वाली जहाँ पे ब्यास है या फिर जो ब्यास है वही सबसे लंबी जीवा होती है। क्या समझ में आई, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे वापस छोटी होनी शुरू हो जाएगी, तो सबसे लंबी तो यहीं पे होगी। उसने बोला है कि ब्यास 25 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी जीवा भी 25 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट, ए और बी एक्चुएटर 255 घंटे में, बी और सी 170 घंटे में,
ए और सी 240 घंटे में बुन सकते हैं, तीनों मिलकर कितना समय लेंगे। ठीक है, आप देखेंगे ए बी, बी सी, सी ए, 255, 170, 204। अब मुझे इनका एलसीएम लेना है। मैं पहले इनमें ढूंढूंगा सबसे कमज़ोर कौन है। मुझे यहाँ देखिए सबसे कमज़ोर 170 है, 10 × 17 है। तो मुझे दिख गया यहाँ पे कितने 17 है। क्या ये 17 से कटेगा? 17 एकम 17, 17×85, 17 × 17, 17×34। मुझे दिख गया कटेगा ये 15 बार कटा है, ये 10 बार कटा है। 17 × 17, 17×34। ठीक, तो मैं एलसीएम में पहले से ही 17 रख लूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले से 17 रख लिया। अब आप एक चीज़ देखो, 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 60। तो यहाँ पे मैं 60 रख लेता हूँ, सिंपल। अब इस चीज़ को डिवाइड करूँगा, 15 चौका 60, 10 छंग 60, 12 पंजे 60। ये आ गई ये ए बी की एफिशिएंसी, ये बी सी की एफिशिएंसी, ये सी ए की एफिशिएंसी। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो 6, 4, 10, 5, 15। ये 15 एफिशिएंसी कितने होगी आगे? 2A+B+C की एफिशिएंसी। क्योंकि यहाँ से ए बी जोड़ूंगा, बी सी जोड़ूंगा, सी ए जोड़ूंगा, तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आ गया। ठीक, अब उन्होंने बोला तीनों मिलकर कितना समय लेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? A+B+C की होगी 15/2 एफिशिएंसी। 15/2 से उन्हें कितना काम करना है? 17 × 60/15। नीचे से 2 आ गया, ऊपर 15/2, इतना काम करना है। तो 15 से 60 गया 4 बार, ये कितना हुआ? 4 दूनी 8 और 17 अट्ठे 136। तो टोटल लगेंगे उनको 136 घंटे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकों को अवरोही क्रम में रखकर बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम मतलब इधर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ सबसे छोटा आ जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मुझे अवरोही क्रम में रखने की जरूरत ही नहीं। अवरोही क्रम में रखने बोला है और बोला बाएं से दूसरे। तो बायां इधर हो गया, यहाँ से दूसरा नंबर। मुझे पता ही है यहाँ सबसे बड़ा नंबर आएगा, तो यहाँ सेकंड सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा हो गया 9, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हो गया? 8। ठीक, मुझे पता है यहाँ सबसे छोटा आएगा, फिर यहाँ दूसरे नंबर पे सबसे छोटा, फिर यहाँ तीसरे नंबर पे सबसे छोटा। दाएं से तीसरे अंक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो तीसरे नंबर पे सबसे छोटा कौन होगा? पहले नंबर पे 1 होगा, दूसरे पे 2 होगा, तीसरे पे भी 2 ही होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 2। और इन दोनों का क्या बताना है? योग। 8 और 2 10। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 धावकों की गति का अनुपात 1:3 है। समान दूरी तय करने में समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको पता है डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो स्पीड जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जिसकी स्पीड सबसे कम होगी उसे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी उसका टाइम सबसे कम लगेगा। 1, 2, 3, 3 का एलसीएम हमने ले लिया 6। 1 से 6 गया 6 बार, 2 से 6 गया 3 बार, 3 से 6 गया 2 बार। एक तरह से हमने टोटल डिस्टेंस मान ली थी। हमने देखा एक को लगा 6 का टाइम, एक को 3 का, एक को 2 का। 6, 3, 2। या फिर अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो एलसीएम नहीं लेना, डायरेक्ट सोच लो। डिस्टेंस तो बराबर थी, तो हर एक ऑप्शन में चेक कर लो कहाँ बराबर होगा। 1 छंग 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। बाकी किसी ऑप्शन में तीनों दूरी बराबर नहीं आएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या क्रमशः 6%, 8% और 15% से 5% से बढ़ती है। 3 वर्षों बाद कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे अगर 2% को एक जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? A+B इंटू AB/100। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले 6 और 8 पे लगा दें। 6 + 8 + 6 इंटू 8/100। 8 और 6 14। फिर यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि 6 8 48। तो ये यहाँ पे कितना आ गया? 14.48। इन दोनों को जोड़ के हमने 1 बना दिया। अब बचाइए 5। तो अब 14.48 और 5 पे लगा दो फॉर्मूला। तो 14.48 +5 इंटू 14.48 इंटू 5/100। ठीक है, 14 और 5 19, 19.48
प्लस, सॉरी है यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस होता है, मैंने मल्टीप्लाई गलती से बता दिया, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस होता है, ठीक है। प्लस अगर मैं यहाँ पे करूँ 48 पंचे 240, 14 पंचे 170 और 2 72, ठीक। दो के पहले पॉइंट पहले ही था, दो के बाद यहाँ पे ये डबल जीरो आ गए तो दो के बाद और आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको इस तरह से जोड़ लूँ मैं 19.48 अपॉन 7240। अगर मैं इसको जोड़ लूँ तो कितना आएगा 40, 8 दो 10 का 0 80 लगाए, 7 4 11 और 1 12 का 2 80 लगाए, 19 और 1 20, 20.2040, 20.2040 ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए कितना आ गया 8 रेशो 7 रेशो 5 और a प्लस बी प्लस सी की एक्चुअल वैल्यू 60 है, तो a रेशो b रेशो c ज्ञात कीजिए। देखो सबसे आसान चीज़ जो रहेगी इस क्वेश्चन में, पहली चीज़ तो रहेगी कि a रेशो b रेशो c दिया है, तो आप यहाँ से देख लो a और b कितना हो गया 5 4 9, यहाँ पे कितना दिया है 8, नहीं यहाँ पे कितना है 5 और 3 8, यहाँ पे 8 दिया है, सही हो गया। बी प्लस सी 5 और 2 7, यहाँ पे 7 हो गया। सी प्लस ए 3 और 2 5, यहाँ पे 5 दिया है 7, ऑप्शन हो गया हमारा बी। अब हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते थे बिना सोल्व किए, लेकिन सोल्व कैसे करना है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सोल्व करना है ऐसे, आप देखोगे यहाँ पे ए बी हो गया, यहाँ पे बी सी हो गया, यहाँ पे सी ए हो गया, तो ए ए दो बार आया, बी बी दो बार आया, सी सी दो बार आया, तो इसको लिख दूँ मैं 2, ए प्लस बी प्लस सी दो बार आया था, ठीक। इधर से जोड़ दो 2, 8 7 15 और 5 20 20। आपने क्या देखा यहाँ पे ये रेशियो में थे 8 7 15 और 5 20, कंप्लीट नंबर नहीं था, ठीक है। कंप्लीट नंबर नहीं था, रेशियो में थे। रेशियो का मतलब यहाँ पे इसका कोई को फैक्टर होगा, मैंने मान लिया ए, ठीक। 2, आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 60 है, यहाँ से उठा के वैल्यू रख दी 60 इज इक्वल टू 20 ए, 20 से 60 गया 3 बार, ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, ए की वैल्यू 6 आ गई, इसका क्या मतलब हुआ जो ए प्लस बी है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 8, लेकिन इसका कोफैक्टर मिल गया हमें क्या है 6, तो 8 चंग 48। बी प्लस सी कितना आ गया हमारा 7 छक्के 42, सी प्लस ए 5 छक्के 30। अब आप देखेंगे ए प्लस बी कितना है 48 और ए प्लस बी प्लस सी कितना है 60, तो यहाँ से सी कितना आ गया 12, बी प्लस सी कितना है 42, तो ए कितना आ गया यहाँ से 18, सी प्लस ए कितना है 30, तो बी कितना आ गया यहाँ से 30। इंडिविजुअल वैल्यू ऐसे हम निकाल सकते थे, अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया तो ऐसे हम इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, जब जीवन ने हरीश को 12 रुपये दिए और हरीश ने जीवन को 4 रुपये दिए, देखो भाई जीवन ने 12 रुपये दे दिए, जीवन के 12 रुपये कम हो गए और हरीश को 12 रुपये मिल गए, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। हरीश ने जीवन को 4 रुपये दिए, हरीश के पास से 4 रुपये कम हो गए और जीवन को 4 रुपये मिल गए, ठीक। तब दोनों के पास समान राशि थी, मतलब अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। एक दो लाइन पढ़ी, सारा क्वेश्चन जमा दिया, ऐसे ही करना था, ठीक। अब इसको हम अगर सोल्व करें तो यह आ गया j-8 बराबर h प्लस 8, 8 इधर जाके प्लस हो जाएगा, j इज इक्वल टू h प्लस 16। क्या पूछा है, प्रारंभ में किसके पास कम राशि थी और कितनी, सॉरी, प्रारंभ में किसके पास कम राशि थी और कितनी। तो जीवन जो है, जीवन के पास कितनी राशि है, जीवन के पास है हरीश के पास जितनी राशि है वो और प्लस 16 एक्स्ट्रा ये जीवन के पास है, ठीक है। उसने पूछा कम किसके पास थी, तो कम किसके पास हुई हरीश के पास, हरीश के पास कितनी कम हुई 16, इसको ऐसे लिख दूँ ना जीवन माइनस 16 बराबर हरीश, ठीक है। तो हरीश के पास 16 रुपये कम राशि थी, कहाँ है हरीश 16, यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट 25% है, इसका मतलब 4 से 5, 4 से 5 का मतलब
अगर वो किसी वस्तु को 4 की ला रहा है तो उस वस्तु को कितने की बेचेगा, 5 की। आप मान लो 20 वस्तु को वो 20 रुपए में लाया, कितने में लाया, 20 में लाया, तो उन्हें वो 20 वस्तु को कितने में बेचेगा, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, उन 20 वस्तुओं को वो 25 रुपए में बेचेगा। ठीक है, उसने क्या बोला है, वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है। वो 20 वस्तुओं को 25 में बेच रहा है, 20 वस्तु लाया कितने की था, 20 की। तो हमें अगर विक्रय मूल्य भी 20 बनाना है, इसका मतलब 20 की लाया था, तो हमें देखना है कि 20 में बेचेगा कितनी। तो भाई वो 20 वस्तु जो है 25 की बेच रहा, तो वो 20 में कितने की बेचेगा। ठीक, इस तरह से कर लें, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 से 20 गया 4 बार 16। ठीक, इसका मतलब हो गया वो 20 रुपए की 20 वस्तु लाया था, 25 रुपए की 20 वो बेचता, लेकिन उसने जब 20 वस्तु बेची तो वो उसने जब 20 रुपए की वस्तु बेची तो उसने केवल 16 ही वस्तु बेची। उसने यही पूछा है, 20 वस्तुओं का सीपी 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर ए, 16 वस्तु। नेक्स्ट, पी क्यू आर एक कंपनी में साझेदार है। किसी एक वर्ष पी लाभ का 1/6 प्राप्त करता है, क्यू 1/7 तथा आर कितने रुपये प्राप्त करता है। तो पी को कितनी राशि लाभ के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो, पी क्यू आर, आप एक चीज़ देखो, पी को कितना प्राप्त हुआ 1/6, क्यू को कितना प्राप्त हुआ 1/7। तो ऐसा कोई नंबर लेना पड़ेगा जिसका मैं 1/6 और 1/7 कर सकूँ। क्या नंबर है ऐसा, 42। ठीक, 6 7 42 डायरेक्ट ले लिया। पी कितना है 1/6, 42 का 1/6 करो तो 7 आ गया। क्यू का लाभ 1/7, 42 का 1/7 करो तो 6 आ गया। और जो बचा लाभ वो किसको मिला, आर को। तो कितना बचा, 6 6 12 और 13, 42 में से 13 गए, कितना बचा 29। ठीक, आर के पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 36250/29। क्या पूछा उसने, पी को कितना मिला, पी को मिला 7। ठीक, अब देखो आप ऑप्शन पूरे पूरे हैं, इसका मतलब 29 से ये कटना चाहिए 36, 29 से कम 29, कितना बचा, 29 से 36 तक गई तो 7, 72 हो गया। 29 दूनी 58, 72 में से 58 गए 14, 45, 145 हो गया। 29 पंजे 145। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1250 × 7, जीरो को जीरो, 25 7 175 के 5 हासिल लगाए, 7 × 7 और 1 8। ये आ गई हमारे पी की वैल्यू 8750। ठीक, आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में चाहते तो जैसे यहीं पे पी की वैल्यू 7 आ गई थी, हमें पी का ही लाभ बताना था, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में 7 का मल्टीपल ढूंढ सकते थे। ऑप्शंस में 7 का मल्टीपल ढूंढते और आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सही है। 8 रूट में x मान लिया अपॉन 14 × 3 + 9 = 21। इस 9 को उधर ले जाके घटा दूँ, इसको 2 से काट दूँ, 4√x/7 × 3 = 9, इधर जाके घट गया 12। ठीक है, कितना हो गया, 3 चौक 12, इस 4 से ये 4 भी कट गया, तो √x कितना हो गया 7, और x की वैल्यू कितनी होगी 49। ठीक, कितना आ गया आंसर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इकाई का अंक। आपको पता है इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट का इकाई का अंक निकाल लो बस। लास्ट वाले डिजिट के अगर इसमें कुछ पावर दिया तो उस पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे 43 है, 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। अब इस 3 को इस 7 की पावर लगा देंगे, 7 की पावर 3 प्लस ये उठाया लास्ट वाला 4, 4 से 25 को डिवाइड किया 1 आया, 4 की पावर 1 माइनस लास्ट वाला 3 उठाया, 4 से 34 को डिवाइड किया, क्या आया 2, ये लगा दिया 2। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट देखेंगे कितना आ गया, 7 का क्यूब कितना होता है 343, यूनिट डिजिट आया 3, 4 का तो 4 ही आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर किया 9, यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, ये आ गया 9। अब आप सोचोगे 4 और 3 7, 7 - 9, ऐसे तो -2 आ रहा है,
-2 तो आ रहा है, लेकिन आपके पास फ्री विल है ना, जैसे ये 4 और 3 7 हो गया, 7 में से 9 जा नहीं सकता, इसको 17 मान लो, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं जाके आज बड़ा तो होगा ही ना ये, तभी तो यूनिट डिजिट आएगा। 17 में से 9 गए, कितने आए? 8। तो -2 नहीं मानना, 17 मान लो उसको 7 की जगह, तब यूनिट डिजिट आएगा 8। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 से विभाज्य सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग क्या है? 1 मिनट। 11 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी कितनी होगी? 11 9 99, 11 2 110, सबसे छोटी 110, सबसे बड़ी कितनी होगी? 990। क्योंकि 990 में अगर 11 जुड़ गया तो 1001 हो जाएगा, जो कि 4 अंकों का हो जाएगा। ठीक, तो पहले 110 आएगा, फिर कितना आएगा? 121, फिर आएगा 132, हर एक में 11 11 का डिफरेंस होगा, फिर 990 तक है। इन सबको है जोड़ना। तो ऐसे जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? हम लगाते हैं एपी वाला फॉर्मूला। एपी वाला फॉर्मूला मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये होता है फॉर्मूला एपी का। ठीक है, इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। इनका मतलब टोटल नंबर पद कितने होंगे? तो यहाँ पे कितने पद होंगे? ये 11 से कितनी बार गया? 10 बार। ये 11 से कितनी बार गया? 90 बार। ठीक, तो ये टोटल कितने पद होंगे या कितनी टर्म्स होंगी? भाई 1 से लेकर 90 तक 90 टर्म होती है, लेकिन 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे नहीं है, 10 से आगे शुरू है डायरेक्ट 90 तक। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या घटा देंगे, मतलब 9 नंबर घटा देंगे 90 में से। 90 में से 9 गए 81, तो ये टोटल टर्म हो गई 81। 81/2 2 इंटू ए मतलब शुरू वाला डिजिट, तो शुरू वाले डिजिट का दुगना 110 का दुगना 220 प्लस n-1, 81 में से गया 80 इंटू डी, इंटू कितना हो गया? 11। ठीक, तो ये कैसे हो गया? 81/2 इंटू 11 अट्ठे 88 और 220, तो 22 22 पंजे 110, कितना हो गया? 1100। ठीक है, अब ये दो से ये 2 जीरो काट दूँ, इसको 100 मान के, कितना आ गया? 50। तो अब आगे क्या आगे कैलकुलेशन? 81 इंटू 550 मल्टीप्लाई करूँ, 8155, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, क्या आया? 4455। ठीक है, इसको लिख देते हैं 4455, एक जीरो का आ गया जीरो, 44550। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल एक त्रिभुजाकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 64, 120 और 136 मीटर है। ठीक है भाई, हमने लिख ली 64, 120 और 136। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या है ये? किसका 8 गुना है? 8 अट्ठे 64 है, 15 अट्ठे 120 है और 17 अट्ठे 136 है। तो क्या ये फिर से ट्रिपलेट नहीं बननी? ट्रिपलेट का दुगना तिगना चौगुना कितना भी कर लो, ट्रिपलेट बनती है अगर सबका दुगना सबका तिगना करोगे तो। ठीक है, ट्रिपलेट बन रही है, इसका मतलब ये क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये जो 136 है ये इसका हाइपोटेन्यूस होगा, और इसमें से एक बेस होगा, इसमें से एक हाइट होगी। तो क्या बोला है उसने? आयताकार खेत का क्षेत्रफल और आयत की भुजाओं का अनुपात क्या है? 5:3। तो एरिया कितना होता है? भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन एरिया होता है रेक्टेंगल के लिए। रेशियो यहाँ पे ये रेशियो दे रखा है, तो हम इसको इसके कोफैक्टर के साथ लिख लेंगे, 5a इंटू 3a इक्वल टू त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 1/2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 64 या हाइट 120। ठीक, इतना हो गया। 2 से 120 गया 60 बार, 5 से 60 गया 12 बार, 3 से 12 गया 4 बार। तो ए स्क्वायर क्या आ गया? 64 इंटू 4, ए इज इक्वल टू रूट 8 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2। तो ए कितना आ गया? 16। 16 आ गया। ए क्या पूछा है? उसका परिमाप कितना हो गया? ए की वैल्यू होगी 16, परिमाप कितना होगा? ऐसे करके एक रेक्टेंगल होगा 5 5 3
3। परिमाप कितना होगा, 5 5 10, 3 13 और 3 16, और 1 यूनिट की वैल्यू भी 16 आ गई। तो ओवरऑल परिमाप कितना होगा, 16 इंटू 16 बराबर 256। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक्स वाई जेड ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। 3 महीने बाद जेड ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया। अगले 3 महीने बाद बाई ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। बिजनेस कुल 18 महीने तक चला। अगर कुल प्रॉफिट इतना है तो एक्स वाई और जेड के प्रॉफिट के हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई अगर अनुपात ही पूछा है तो टोटल प्रॉफिट देने की क्या नीड थी। देखिए कैसे करेंगे, एक्स बाई जेड। भाई हमें इसका जेड का 40% भी निकालना है, तो हम 5 की जगह 50 लिख लें जिससे आसानी हो। 2 3 5, 5 की जगह 50, 3 की जगह 30, 2 की जगह 20। 3 महीने बाद 50 चले 3 महीने तक, प्लस जेड ने 40% निकाल लिया तो 50 का 60% बचा। 50 का 60% कितना होता है, 5 सिंग 30, 30। अब इसको कितने महीने चलाया इसने, 18 महीने चला ना बिजनेस। 3 महीने बाद निकाला, इसको चलाया इसने 15 महीने। अगले 3 महीने के बाद भाई ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। पहले 3 महीने के बाद इसने निकाली, इसके अगले 3 महीने के बाद, मतलब इसने टोटल 6 महीने बाद निकाली। प्लस आधे निकाल लिए तो कितने बचे, 15। अब इस 15 को इसने चलाया 12 महीने, ठीक है। अब एक्स ने तो कुछ नहीं किया, एक्स ने कितने महीने चलाए, सारे पैसे 18 महीने। इनका ओवरऑल प्रॉफिट देख लें, प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, 18 दूनी 360, रेशियो 30 छक 180, 15 12 180, 180 और 180 360, रेशियो 50 दिया 150 प्लस 15 दिया 450, कितना हो गया है 600। ठीक, 0 0 0, इसको काट दें। 12 × 36, 12 × 36, 12 × 5 = 60, रेशियो क्या आया, 3:3:5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्ताकार खेत की त्रिज्या एक वर्गाकार खेत की भुजा के बराबर है। तो वृत्ताकार खेत की त्रिज्या मान ली मैंने आर हो गई, वर्गाकार खेत की भुजा हो गई ए, आर ए के बराबर हो गया। यदि वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अंतर 105 वर्ग मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, a²। इसके भी डिफरेंस कितना है, 105। ठीक, तो पाई r² माइनस ए भी तो आर के बराबर है, r² बराबर 105। r² कॉमन ले लो तो पाई की वैल्यू रख दो, 22/7 माइनस 1 बराबर 105। r², ये 7 एकम 7, 22 में 7 गए 15, 15/7 इज इक्वल टू 105। 15 7 105, 7 7 49, r² की वैल्यू 49, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो ए की वैल्यू भी कितनी होगी 7। क्या पूछा है क्वेश्चन में, वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 7, 7 से 7 गया 22 दूनी 44। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशन के मूल निकालने हैं और बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। देखिए इक्वेशन को डायरेक्ट सोल्व करना सीखेंगे कैसे। इधर 4 है, इधर 21 है, इसके फैक्टर कर लें। 4 के आ गए 2 × 2, 21 के क्या है सर 7 × 3। ठीक, अब इनके फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको जोड़ने पर 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 21 × 4 84 आ जाए। ऐसे वेक्टर कैसे होंगे, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो 14 और 6 कितने हो गए 20, और 14 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। लेकिन यहाँ तो 20 माइनस का है
तो इसको अगर हम दोनों को माइनस कर दे तो अब देखो आप, -14 -6 20 हो गया, लेकिन 14 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 अभी भी प्लस का ही आएगा। ठीक, अब ये -14 -6 आ गया, इसको शुरू वाले 4 से डिवाइड कर दो, 4 4। ठीक है, दोनों का चिन्ह ये जो है माइनस या साइन, इसको बदल दो, माइनस से माइनस ये हो गया प्लस। अब इसको काट के लिख दो, कितना आ गया 7/2 3/2, ये आ गए इसके मूल, या फिर ये आ गए इसके सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन का इस तरह से करें, 5 के ऐसे फैक्टर, सॉरी 6 के ऐसे फैक्टर जिसका योग कितना हो 5 हो, कौन से होंगे, 2 और 3 कितना होगा 5 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना है -5, तो क्या -2 और -3 नहीं होगा, -2 -3 -5 होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस का ही आएगा। ठीक, शुरू में तो जो क्या दे रखा है शुरू में यहाँ पे 2, तो 2 से कर दिया डिवाइड, साइन को कर दिया रिवर्स, तो इसके कितने फैक्टर आ गए 1 और 1.5। ठीक है, ये ए की 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई, ये बी की 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन देखें, क्या बी ए से बड़ा है या बराबर है? भाई बराबर तो है, क्योंकि ये 1.5 है, इसको 1.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं है किसी भी कंडीशन में, गलत। क्या ए बी से बड़ा है? ए बी से बड़ा तो है एक फैक्टर में, लेकिन बिल्कुल ही बड़ा नहीं है, यहाँ पे खाली सिंपल दे दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा ही है। भाई ये फैक्टर तो बराबर है, बड़ा तो है लेकिन बराबर भी तो है फैक्टर, तो ऑप्शन नंबर डी। डी क्या कह रहा है कि ए जो है बी से बड़ा है, हाँ भाई 7/2 बड़ा है एक से, और ए बी के बराबर भी है, बराबर भी है क्योंकि इसका फैक्टर 1.5 है, इसका फैक्टर 1.5 है। ठीक, आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकित जी से एच की ओर चलना आरंभ करता है, रमेश उस समय एच से जी की ओर चलना आरंभ करता है। ये हो गया, मतलब एक रास्ता है जी एच, पुलकित चला इधर से, रमेश चला इधर से। पुलकित तथा रमेश की गति क्रम से 30 और 18 किलोमीटर पर आवर है। एक दूसरे से मिलने के बाद जी तक पहुंचने के लिए रमेश द्वारा लिया गया समय 75 घंटे है। पुलकित की क्या है 18, रमेश की गति कितनी है, सॉरी पुलकित की गति है 30, रमेश की गति 18 है। दोनों एक दूसरे से कहीं यहीं मिले, अब इसको जी पे जाना है, रमेश को, पुलकित को एच पे जाना है। रमेश द्वारा लिया गया समय 75 आवर्स है, तो पुलकित द्वारा लिया गया समय कितना आएगा। अब आप देखेंगे पहले इन दोनों की, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, S1/S2 इज इक्वल टू रूट T2/T1। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है। यहाँ पे S1/S2 दोनों की स्पीड का रेशो लिख लो, 30/18 इज इक्वल टू रूट, इस टी का मतलब है मिलने के बाद लगा समय, मिलने के बाद लगा समय, T1/T2 नहीं है, ये T2/T1 है। ठीक है, ये मतलब जो S1 होगा जिसकी स्पीड है वो उसका टाइम नीचे आएगा, जो नीचे होगा उसका टाइम ऊपर आएगा। हम नीचे किसकी स्पीड लिखी थी, आर की, आर को टाइम कितना लगा दूसरी तरफ जाने में 75 अपॉन, इसका हमें निकालना है तो ये आ गया x। ठीक, 6×18 6×5 30, या रूट को इधर उठा के ले आऊँ तो मल्टीप्लाई उसमें आ जाएगा पावर में, तो मतलब 25/9 इज इक्वल टू 75/x। ठीक, कितनी बार समझ में आई, 25×3 = 75, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9×3 = 27, ये आ गया आंसर आपका 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन सुबह 6 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 की स्पीड से स्टेशन बी की ओर यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से निकलती है और 90 की स्पीड से स्टेशन ए की ओर यात्रा करती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 540 है, तो दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी। अब आप देखो, एक ट्रेन चल रही है 6 बजे, एक ट्रेन चल रही है 8 बजे, तो जब तक इस ट्रेन ने चलना शुरू भी नहीं किया अभी 8 बजे तक, इस वाली ट्रेन ने 8 बजे तक कितनी डिस्टेंस कवर कर दी,
2 घंटे हो गए, 6 से 8, 6 से 8। 2 घंटे में कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से, मतलब 120 डिस्टेंस तो इसने पहले ही क्लियर कर दी। तो 540 में से 120 गए तो कितनी बची, शेष डिस्टेंस कितनी बची, 420। अब बच गए थे 8, 8 बच गए तो दूसरी वाली ट्रेन भी इधर से चलने लगी। तो एक ट्रेन इधर से चलने लगी, एक ट्रेन इधर से चलने लगी, तो क्या ये अब अपनी दोनों की स्पीड के योग से नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। दूर इनको कितनी चलनी है, 420। दोनों अपनी स्पीड के योग से चलेंगे क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। एक के 60, एक के 90, दोनों को मिला के कितना हो गया, 150। ये कट गया, ये कट गया, 3 पंजे 15, सॉरी 5 से काटना पड़ेगा ना, 5 तिया 15, 14 तिया 42, मतलब 2 घंटे 4/5 मिनट या फिर 48 मिनट बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। तो कितने बजे से लगाए हम, 2 घंटे 48 मिनट हम लगाएंगे बाद वाली की वजह से, क्योंकि बाद 8 बजे के बाद ही तो दोनों ट्रेनें एक साथ चलनी शुरू हुई। उसी दूरी को तो इन्होंने 2 घंटे 48 मिनट दूर पूरा किया। तो 8 बजे और 2 घंटे जोड़े तो 10 बज के 48 मिनट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र ने एक संख्या में 4/3 के बदले 3/4 से गुणा कर दिया, त्रुटि प्रतिशत की गणना करो। अब आप देखो, मान लो वो संख्या 12 थी, उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करना था। तो 12 × 4/3 कितना आएगा, 3 × 4 = 12, 16 आता। लेकिन उसने 3/4 से कर दिया, तो 12 × 3/4 कितना आया, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 आ गया। त्रुटि प्रतिशत गणना करो, 16 आना चाहिए था, 9 आ गया। कितना आ गया, 7 कम आ गया, कितने पे, 16 पे। 700/16, 16 × 4 = 64, 6 0, 16 तिया 48, 43 से एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप 156 और 46.8 है। ए बी सी पी क्यू आर समरूप है। समरूप मतलब इनकी सारी साइड्स हैं या सारे एंगल एक तरह से सेम टाइप होंगे, सेम रेशियो में होंगे, सेम साइज में नहीं, सेम रेशियो में होंगे। ठीक है। इसका एरिया 156, इसका एरिया 46.8। तो एरिया का जो रेशियो होगा ना, अब सारा वही रेशियो इनकी साइड वाइड का सबका होगा। सॉरी, ये रेशियो पेरीमीटर का है, एरिया का नहीं है। ठीक है। पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वही रेशियो इन सबकी साइड्स का होगा। तो पेरीमीटर का रेशियो कितना है, 156/468, पॉइंट हटा के ऊपर 0 ले लिया मैंने। अब क्या बोला उसने, बी सी इज इक्वल टू 19.5। तो ये बी सी हमारी है 19.5। इनको पूछना है क्यू आर, सेम ही साइड पूछनी है। ठीक है। तो इनका रेशियो भी तो वही होगा जो पेरीमीटर का रेशियो होगा। तो कितना हो गया, 19.5/QR = X। ठीक। पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। अब इसको काटना शुरू करें। इसको काटे तो 4 से काटे, 4 × 4 = 17 × 4 = 68, 4 तिया 12, 3 और 6, 4 × 9 = 36, 0। अब दिख रहा है मुझे 13 से कट रहा है, 13 तिया 39, 13 × 9 = 117। 5 से कट रहा है, 5 × 6 = 30, 5 से 1 काट दो तो 5 तिया 15, 5 × 9 = 45। ठीक। इतने समझ में आया। अब क्या पूछा है, एक्स का मान ही पूछा है ना उसने। अगर उसने पूछा है एक्स का मान, तो इस 10x की वैल्यू मल्टीप्लाई 6 से कर दो, तो ये होगा 60x = 39 × 9। अभी गुंजाइश है कटने की, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 20 तिया 60। ठीक है। तो x कितना आ गया, 39 117/20। तो ये आ गया लगभग लगभग 20 × 6 = 120 होता है ना, लगभग लगभग 6 के आसपास आ गया, 6 से थोड़ा कम। 6 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन है, 5.85। ठीक। अच्छे क्वेश्चन था, नेक्स्ट करेंगे। हाँ। यदि x = √5 + √3, √5 - √3,
सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये √5 माइनस √3 है ना, तो √5 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे होगा? रेशनलाइजेशन कर देंगे। √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको खोल दे तो इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, 5 और 3 8 प्लस 2 √15 अपॉन 5 में से 3 गए 2, या फिर 4 प्लस √15। 2 कॉमन लेके काट दिया, ये कितना है? 4 प्लस √15 एक्स की वैल्यू। ठीक, अब देखोगे बाई की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पे नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम हमारे जैसी कंडीशन बन जाएगी और बाई की वैल्यू आएगी 4 माइनस √15। ठीक, दोनों की वैल्यू ऐसे करके आ जाएगी। उसने क्या पूछा है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई का मान बताओ। एक्स कितना है? 4 प्लस √15। बाई कितना है? 4 माइनस √15 प्लस एक्स इंटू बाई करना है। 4 प्लस √15, 4 माइनस √15। इस 15 से 15 कट गया, 4 और 4 8 प्लस ए हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी। ठीक है, क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब 16 माइनस 15 कहाँ से क्या आएगा? 1। ठीक, तो 8 प्लस 1 बराबर 9। आंसर आएगा इसका 9। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, एक ऑप्शन ऐड कर लेंगे, आंसर क्या आएगा? 9। छूट गया होगा गलती से। ठीक, 9 आ गया आंसर। आगे चलेंगे। ये थी हमारी आज की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। हर एक क्वेश्चन को मैंने आज थोड़ा जल्दी जल्दी किया है, कॉन्सेप्ट को सॉफ्ट रखने की कोशिश की है और थोड़ा छोटा करने की कोशिश की है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।